नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो धरती है, जो अर्थ है, यहाँ से जो बर्फीले पहाड़ हैं वो कहीं ना कहीं अब गायब होते दिख रहे हैं। धीरे धीरे उनकी जो मात्रा है वो कम हो रही है, वो विलुप्त हो रहे हैं। और इसी के संदर्भ में कई सारे जो शोध हैं वो हाल ही में हुए हैं, जिसके जो आंकड़े आए हैं, जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और इस कारण से एक बड़ी जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि हाल का वर्ष यानी वर्ष 2025 है, इसमें अब बड़े स्तर पे जो जलवायु संकट है, जो क्लाइमेट क्राइसिस है, वो देखने को मिल सकता है। तो इसी मुद्दे की आज चर्चा करने वाले हैं। खासतौर पे हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी से क्यों ये जो बर्फीले पहाड़ हैं यानी कि एक तरह से ग्लेशियर हैं, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उनकी जो मात्रा है, उनकी जो उपस्थिति है वो कम हो रही है। और ये जो एक कम होने की बात है, इस कारण से देखें तो दुनिया के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कई सारे ऐसे देश हैं, कई सारे ऐसे द्वीप हैं जिनके ऊपर अब तबाही आने वाली है। और इसी की हम चर्चा करने वाले हैं। इसी के संदर्भ में हम देखेंगे कि आखिर इस तबाही के पीछे कारण क्या है। जो ग्लेशियर हैं, जो बड़े बड़े जो बर्फ की चादरें हैं, वो इतनी तेजी से क्यों पिघल रहे हैं, क्यों वो कम हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई कारण है। जो कारण है उन पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस घटना से दुनिया के कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं, कौन से देश इसकी गिरफ्त में आने वाले हैं जहां पर तबाही आने की संभावना प्रबल हो चुकी है। तो उन देशों को, उन क्षेत्रों पर भी हम संक्षिप्त रूप से मानचित्र के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। इसमें खासतौर पर एक जो वर्ड है ग्लेशियल डार्कनिंग, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ग्लेशियल डार्कनिंग होता क्या है, ये कितना घातक होता है, ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो एक एल्बिडो है, जो परावर्तिता होती है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो वहां पर आपने एल्बिडो को पढ़ा होगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। जिस कारण से एल्बिडो जो प्रभाव है, और 2023 में जो एक एल्बिडो से एक बड़ा जो इम्पैक्ट है, एक जलवायु, एक पर्यावरण के ऊपर एक जो निगेटिव इम्पैक्ट उत्पन्न हुआ है, उस पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। इसके अलावा सामान्य तौर पे जो भी ग्लेशियल है, ग्लेशियल लॉस जो क्लिप होता है, जिसे हिमहानि घटना या चट्टान कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे कि आखिर हिमहानि जो चट्टान है वो होती क्या है, और इसके संदर्भ में अभी हाल के जो शोध हुए हैं वो क्या संकेत देते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो इस जलवायु संकट की बात जो की जा रही है, इसके संदर्भ में कौन सी चेतावनी वैश्विक स्तर पे दी गई है, उस पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। उसके बाद इस तरह के जो भी जलवायु से संबंधित जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनके बढ़ते हुए जो प्रभाव हैं वो क्या है, जिसमें खास तौर पे कहा जा रहा है कि जो बाढ़ का खतरा है, जिसे ग्लेशियल लेक आउटपुट फ्लड कहते हैं, तो आउटब्रश जो होता है उस पर हम बात करेंगे कि इस तरह के जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे कारण क्या है, और खतरे में कौन कौन से देश इसमें आ चुके हैं या कोई द्वीप आ चुका है, तो उस पर बात करेंगे। पिघलते हुए जो ग्लेशियर हैं उनके जो दुष्प्रभाव हैं, एक एक करके उन निगेटिव इम्पैक्ट पे बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ज्वालामुखी है, जो वोल्केनो है, उन पर जो खतरा है वो क्यों अब बढ़ गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा आज के हमारे इस चर्चा में। तो ये बहुत सारे जो विषय हैं उन पर डिटेल से लेकिन सारगर्भित तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धरती से गायब हो रहे हैं बर्फीले पहाड़, और इसी के संदर्भ में एक न्यूज ले रहे हैं कि धरती से जो भी इस तरह के पहाड़ हैं, बर्फीले पहाड़, या कहें तो एक तरह से जो चादरें हैं बर्फ की, जो ग्लेशियर है, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी मात्रा कम हो रही है, उनकी मोटाई कम हो रही है, वो प्रभावित हो रहे हैं। और इस कारण से देखें तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तबाही आ सकती है आने वाले समय में। कहीं ना कहीं वो एक तरह से इस पृथ्वी की सतह पर विलुप्त हो सकते हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और पृथ्वी पर इस तरह के जो भी हिमनद हैं, जो बड़ी बड़ी चादरें हैं बर्फ की, उनके पिघलने से दुनिया में इस तरह की जो घटना है वो होगी। तो इससे न केवल इस तरह के जो एग्जिस्टेंस हैं विभिन्न देशों के, द्वीपों के, उन पर संकट है, बल्कि विभिन्न इनसे जुड़ी हुई जो भी संलग्न जो चरम जलवायु परिस्थितियां हैं, जैसे बाढ़ आना, बड़े स्तर पे देखें तो हिमस्खलन होना, बड़े स्तर पे स्लाइड होना, इस तरह के जो खतरे हैं वो भी अब आने वाले समय में उत्पन्न होंगे। और इस कारण से 2025 का जो वर्ष है वो काफ़ी सेंसिटिव माना जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पे 2025 से जो जलवायु एक तरह से आपदा है उसकी शुरुआत अब होने वाली है। इसकी जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक विशेष तौर पे अलर्ट जारी कर चुके हैं। 21वीं सदी की अगर बात करें, 21st जो सेंचुरी है, इसमें जो क्लाइमेट चेंज है,
ये जो क्लाइमेट चेंज है एक बड़ा मुद्दा अब सबके सामने आ चुका है, जलवायु परिवर्तन। और इसका सबसे स्पष्ट और जो भयावह प्रभाव है वो क्या है कि ग्लेशियर जो है उनके पिघलने के रूप में सामने आ रहा है। क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं कि ये जो ग्लेशियर हैं ये अभी पिघल रहे हैं, पहले भी पिघलते थे, लेकिन इनका जो दर था वो काफी कम था। अब क्यों बढ़ रहा है? तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसमें, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, जो वैश्विक तापन है उस कारण से जो पूरे दुनिया का जो तापमान है, जो इन्वायरमेंट है, वो टेम्परेचर वहां पर बढ़ रहा है, जिस कारण से बड़े स्तर पे इस तरह के जो ग्लेशियर क्षेत्र हैं वहां पर जो आइस है, जो बर्फ है, वो मेल्ट हो रही है। विशेष रूप से पिछले 3-4 जो वर्ष है उसमें अगर देखेंगे तो ये जो संकट है जो ग्लेशियर के पिघलने की, ये खास तौर पे इसमें वृद्धि देखने को मिली है। और वर्ष जो आज का, इस हाल का जो वर्ष है, यानी इस वर्ष 2025 की शुरुआत में कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए, कई सारे ऐसे शोध हुए जिनके अध्ययन के जो डेटा है या फिर जो सैटेलाइट से लिए गए जो डेटा है वो ये बताते हैं कि ग्लेशियर वो दोगुने दर से क्या हो रहा है कि वो पिघल रहे हैं। तो दुगनी गति से जो पिघलने की दर कही जा रही है इस तरह के जो भी हिमनद वाले जो क्षेत्र हैं, जो ग्लेशियर वाले जो क्षेत्र हैं, तो ये अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो समुद्री जल स्तर है उसको अब ये क्या करेंगे, जो वाटर, जो सी सरफेस है, जल स्तर है, उस लेवल को अब क्या करेंगे, इस लेवल को और बढ़ा देंगे। और यही कई सारे दुनिया के हिस्सों के लिए देखें तो बाढ़, जलमग्न होने की जो समस्या है, जल संकट की जो समस्या है, और पारिस्थितिकी जो असंतुलन है, इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है, वो उत्पन्न करने वाले हैं। और इस कारण से देखें तो जो ग्लेशियर है इनके पिघलने से बढ़ रहे जो ज्वालामुखी विस्फोट है, वैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जो ग्लेशियर हैं ये पिघल रहे हैं, ठीक है, पिघल तो रहे हैं, इतनी तेजी से पिघल रहे हैं क्योंकि 3-4 वर्षों में देखें तो इनके पिघलने की जो दर है वो आप देखेंगे 3 से 4 गुने और तेजी से बढ़ चुकी है। तो इस तरह की जो बात कही जा रही है, इसके पीछे जो काज है, जो कारण है, वो क्या है? तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जो प्रमुख काज है, जो प्रमुख कारण है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग का है। और ये क्यों हो रहा है? तो जो एक औद्योगिक क्रांति है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उस रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट देखने को मिला कि जो ग्लोबल लेवल पे जो ग्लोबल टेम्परेचर था, जो वैश्विक तापमान था, वो क्या हो गया, वो बढ़ने लगा। ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि देखने को मिली। और इस कारण से देखें तो वैश्विक स्तर पे जो तापमान है उसमें लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि देखने को मिली। और यही जो वृद्धि है, देखने में तो डेटा बहुत छोटा लगता है, लेकिन इस कारण से जो दुनिया में, पृथ्वी सतह पे जो विभिन्न बर्फ की चादरें हैं, वो जो चादरें हैं वो कहीं ना कहीं मेल्ट होने लगी। वो क्या होने लगी? वो पिघलने लगी। और इसी कारण से देखें तो अब ये समस्या अब और बढ़ते जा रही है। दूसरा कारण देखिए, ग्लेशियल जो डार्कनिंग है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या बात है? तो देखिए, जो बर्फ होता है, जो भी बर्फ की चादरें होती हैं, उस पर कालिख जमा हो जाता है। अब ये जो कालिख जमा होने की बात कही जा रही है, ये आखिर कालिख होता क्या है? तो ये इन्वायरमेंट में, चाहे वो इंडस्ट्रियल जो भी उप उत्पाद के रूप में ये निकलते हों, जैसे धूल है, डस्ट है, डस्ट के जो पार्टिकल हैं, जो ब्लैक कार्बन कहा जाता है, जो काले कण होते हैं, ब्लैक कार्बन होते हैं, वो हो सकते हैं इसके अंतर्गत। जो अंग्रेजी में आप देखें तो ब्लैक कार्बन इसका एक उदाहरण हो सकता है। तो ये क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। और इनके एब्जॉर्ब करने से जो बर्फ है, जैसे मान लिया कि ये बर्फ की चादर है, अगर इस चादर पे ये जो कालिख है या जो इस तरह के जो कण हैं, डस्ट या ब्लैक कार्बन के जो कण हैं, अगर इस पर इनकी मात्रा बढ़ गई तो ये क्या करेंगे, इन्वायरमेंट से जो उष्मा है वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ऊर्जा अवशोषित करेंगे। और इस कारण से ये क्या करेंगे कि जो बर्फ की चादर है उसका जो तापमान है, उसका तापमान इंक्रीज कर देते हैं। और इस कारण से जो ग्लेशियल जो डार्कनिंग है, इस कारण से ग्लेशियल के पिघलने की जो दर है वो बढ़ जाती है। ये कारण हुआ। एक और कारण हो सकता है जो ड्राई जो एयर्स है, ड्राई जो विंड्स हैं, हीट वेव्स है, जो बड़े स्तर पे अब इनका प्रभाव, जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो पहले सामान्य तौर पे गर्मी के मौसम में जो लू वेव्स का मतलब क्या, हीट वेव्स, लू है,
जो शुष्क हवाएं हैं, ड्राई जो एयर चलती है, विंड चलती है, तो उसका जो मात्रा था, जो तीव्रता थी, जो इसकी इंटेंसिटी थी, वो काफ़ी कम होती थी। 2 से 3 दिन का होता था और पूरे वर्ष में गर्मी के सीजन में 2 या 3 बार लू की घटनाएं देखने को मिलती थी और भारत के कुछ ही क्षेत्रों में देखने को मिलती थी। लेकिन अब इनकी मात्रा काफ़ी इस बार अधिक देखने को मिली। नंबर ऑफ जो हीट वेव्स थे उनकी घटनाएं कम से कम 7 से 8 बार देखने को मिली। नंबर ऑफ जो डेज हैं वो हीट वेव्स के 4 से लेकर 8 दिन माने गए और इस कारण से बाकायदा जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया था और ये कहा था कि लगभग इस बार जो हीट वेव का प्रभाव रहेगा वो भारत के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो इसी तरह देखें ग्लोबल स्तर पे विशेष तौर पे जो वर्ष 2023 था, 2023 था, तो इस वर्ष में जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है और हवाएं जो थी वो काफ़ी गर्म थी, शुष्क थी। इस कारण से देखें जो ग्लेशियर क्षेत्र हैं उनको बड़े स्तर पे क्या हुआ है, नुकसान होने की जो घटना है वो देखने को मिली है। एक और कारण है कम बर्फबारी है, कम बर्फबारी होना, ज़्यादा बारिश होना। तो सर्दियों में चूंकि वर्षा का एक जो स्वरूप है वो देखने को मिलता था, जो पहले रेन पैटर्न था वो अब क्या हो रहा है, वो पैटर्न अब परिवर्तित होते हुए दिख रहा है। जो वर्षा का एक प्रतिरूप होता था वो वर्षा जो प्रतिरूप है वो अब क्या हो रहा है, अब बदलते हुए दिख रहा है और ये वर्षा प्रतिरूप बदलने से अब पहले से जो बर्फ गिरती थी अब वहाँ पर बारिश हो रही है। तो इस कारण से देखें तो उन क्षेत्रों में अब बर्फ तेजी से पिघल रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है ग्लेशियर के पिघलने के पीछे। अब सबसे अधिक कौन कौन से देश हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है और सबसे अधिक ग्लेशियर पिघलने से जो क्षेत्र प्रभावित होंगे, अगर अमेरिका की हम बात करेंगे तो अमेरिका में इसका जो प्रभाव है वो सबसे अधिक देखने को मिलेगा। खास तौर पे जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखेंगे तो बड़े ग्लेशियर हैं, जैसे माउंट रेनियर जो पर्वत है, जो कोलंबिया का ग्लेशियर वाला जो क्षेत्र है ये प्रभावित हो सकता है अमेरिका के क्षेत्र में। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 20% तक जो बर्फ है वो अब कम हो चुकी है। यही नहीं, पश्चिम के कनाडा वाला जो क्षेत्र है, जैसे अगर आप देखेंगे अलास्का जो प्रांत है यूएसए का, उसके आसपास और सबसे नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, खास तौर पे जो हाई ग्लेशियर वाले जो क्षेत्र हैं, पाइटो जो ग्लेशियर वाले क्षेत्र है, वहाँ पर इसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ग्लेशियर अब मेल्ट हो रहे हैं और बड़े स्तर पे 2022-23 का डेटा है जो कह रहा है कि यहाँ पर 20% से अधिक जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो चुके हैं। यही नहीं, स्विट्जरलैंड जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2023 के आंकड़े के अनुसार वहाँ पर जो ग्लेशियर हैं वो बड़ी मात्रा में क्या हुए हैं, मेल्ट हुए हैं। और इन क्षेत्रों में जो बर्फबारी पहले होती थी वो अब बर्फबारी की जो मात्रा है वो मात्रा अब क्या हो चुकी है, वो कम हो चुकी है। इसकी जगह क्या हो रहा है कि बर्फबारी की जगह अब वर्षा देखने को मिल रहा है, वर्षा की जो मात्रा है वो देखने को मिल रहा है। और वर्षा ही नहीं हो रही है बल्कि यहाँ पर जो मौसम है वो क्या हो रहा है, वो मौसम अब गर्म देखने को मिल रहा है। जो मौसम है वो तापमान जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। तो इस कारण से पूरा जो निगेटिव कह सकते हैं कि ग्लेशियर के लिए हो सकता है वो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी हमने बात की थी ग्लेशियर डार्कनिंग की। ये भी क्या है कि जो हिमालयी क्षेत्र हैं या फिर दुनिया के जो बर्फ वाले जो क्षेत्र हैं, ग्लेशियर वाले जो क्षेत्र हैं, उनके पिघलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो देखते हैं कि आखिर क्या होता है ग्लेशियल डार्कनिंग। तो देखिए, पहले हमने बताया कि जो बर्फ वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या होता है कि कालिख का जमा होना। अब कालिख में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसा कि हमने बताया कि जब कालिख की हम बात करेंगे कि जब कहीं भी जो बर्फ की चादरें हैं उन बर्फ की चादरों पर इस तरह के जो कालिख हैं उनका जमाव होना, उस पर क्या है, एक लेयर बनाने लगे। और ये जो लेयर होती है, अगर इस लेयर की बात करें कि जो कालिख है, जो बर्फ की चादर है जिस पर बहुत सारे इस तरह के लेयर बन रहे हैं, उसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो किसका होता है, तो इंडस्ट्रियल जो डस्ट है, जो औद्योगिक कह सकते हैं कि जो कण है, उन कण का योगदान इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा देखेंगे तो बड़े स्तर पे अब जंगलों में जो आग लगने की घटना है, तो जंगलों में जो आग लगता है, उस आग लगने से जंगलों का जो आग है, उस आग से जो राख निकलता है वो कहाँ पहुँच जाता है, तो वो इस तरह के ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में पहुँच जाता है। गाड़ियों से
क्योंकि अब देखें तो वैश्विक स्तर पे जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, उन गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, उस धुआं से जो ब्लैक कार्बन्स हैं वो निकलते हैं और ये कहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये सभी पहुँच जाते हैं बर्फ़ वाले, पहले तो ये इन्वायरमेंट पे पहुँचते हैं, इन्वायरमेंट से फिर धीरे धीरे क्या है कि ये इन बर्फ़ की चादरों पर इनका जो उपस्थिति है एक लेयर के रूप में देखने को मिल जाता है। इससे एक और इम्पैक्ट देखने को मिलता है जो अल्बीडो है। अल्बीडो अगर आप ज्योग्राफी में पढ़े हो तो आप जानते होंगे, इसे परावर्तिता भी कहते हैं। अगर हिंदी में आप देखेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, इसे परावर्तिता कहते हैं। ये क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। तो जो भी एल्बिडो है, इसकी वजह से बर्फ की जो सतह है, जैसे अगर देखेंगे तो इस तरह के जो भी कालिख या जो इस तरह के जो भी औद्योगिक कण हैं या फिर जंगल में आग लगने से जो राख इन्वायरमेंट में पहुंचती है, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, उसमें बहुत सारे इस तरह के ब्लैक कार्बन्स वाले पार्टिकल्स होते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि बर्फ़ की जो सतह है, जो अर्थ सरफेस है, उस पर जो बर्फ़ की लेयर है, तो बर्फ़ का पूरा जो सरफेस है उसकी जो एल्बिडो की जो कैपेसिटी होती है, वो जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो प्रकाश, अगर थोड़ा सा इसे हम और समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए कि ये सन है, ये सूरज है और ये पृथ्वी की सतह है, जहाँ पर क्या है कि मोटी मोटी जो बर्फ़ की चादरें हैं, ये क्या है, ये बर्फ़ की चादर है। यहाँ से क्या होता है कि सौर्य प्रकाश यहाँ पर आता है, सोलर जो रेडिएशन है वो इस पृथ्वी के सभी सतह पे जाता है। उसमें से एक मान ले कि वैसे क्षेत्र जहाँ पर पूरा ग्लेशियर क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब सौर विकिरण आता है तो जो एल्बिडो होता है, एल्बिडो क्या होता है कि टोटल जो आने वाला सोलर रेडिएशन है और जो रिफ्लेक्ट होने वाला जो रेडिएशन है, उसी के संदर्भ में इनका एक जो अनुपातिक मान है, जो रेशियो है, उसी को हम एल्बिडो कहते हैं कि कितना टोटल सोलर रेडिएशन आ रहा है और उसमें से कितने पार्ट का रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो जब एल्बिडो की अगर हम बात करें तो जो एल्बिडो होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो जो सरफेस है, सरफेस का जो कलर है, उसका जो रंग है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस है उसका जो नेचर है वो कैसा है, या तो वो रफ होगा, बहुत ही खुरदरा होगा, या बड़ा ही स्मूथ होगा। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो इन दोनों पर ये डिपेंड करता है। तो अगर रफ होगा तो अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करेगा इस तरह के जो भी रेडिएशन आएंगे, लेकिन अगर स्मूथ होगा तो क्या होगा कि रिफ्लेक्शन अधिक होगा। अगर हल्का कलर होगा तो रिफ्लेक्शन अधिक होगा, अगर डार्क कलर होगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा। तो देखिए, अगर रिफ्लेक्शन मान लिया कि जो अर्थ सरफेस है, अगर इसका स्मूथनेस अधिक है, ये जो सतह है ये चिकनी है, तो रिफ्लेक्शन अधिक होता है। तो जितना इसे उष्मा मिलना चाहिए, जितना उष्मा यहाँ पर एक तरह से रेडिएशन के रूप में आ रही है ऊर्जा, उसमें से अधिकांश ऊर्जा रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस कारण से जो बर्फ का तापमान है वो कम बढ़ता है। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह के जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो राख के कण हैं, जो व्हीकल्स से धुएं जो निकलते हैं उनसे निकलने वाले जो कण हैं, जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं तो जो सौर विकिरण आता है उसे अधिक से अधिक ये एब्जॉर्ब करने लगते हैं, यानी एल्बिडो कम हो जाता है। और कम होने से क्या होता है कि जब एल्बिडो कम होगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा। रिफ्लेक्शन कम होगा तो जितना सोलर रेडिएशन आ रहा है, जितना ऊर्जा आ रहा है, उसमें से अधिक मात्रा क्या होती है, इस आइस को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होती है। तो आइस का जो तापमान है वो बढ़ जाता है और फिर जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होने लगते हैं, तेज़ी से पिघलने लगते हैं। तो ये पूरा हमने देखा। इसी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। अल्बिडो जो प्रभाव है, 2023 की जो तबाही है, जो एल्बिडो है, इस पर एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आंकड़े आए थे जिसमें ये कहा गया था कि जो एल्बिडो है, चूँकि ये तो प्रतिशत भाग होता है जब बर्फ सूर्य की जो रोशनी है उसकी जो परावर्तिता है, इसके संदर्भ में देखें तो सामान्य तौर पे ये देखा जा रहा था कि अब तक जब इस तरह के बड़े स्तर पे जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहे थे तो सामान्य तौर पे जो भी बर्फ होती थी, बर्फ से क्या होता था कि यहाँ पर अगर देखें 100% जो सोलर रेडिएशन अगर आ रहा है, ऊर्जा आ रहा है, वो आया तो इसमें से लगभग 80 से 90% जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती थी, वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी। लेकिन अब स्थिति क्या हो रही है, और यहाँ पर देखिए जब 80 से 90 रिफ्लेक्ट हो गई तो यहाँ क्या होता था कि 10 से 20% ही ऊर्जा क्या है कि ये जो बर्फ़ है ये एब्जॉर्ब कर पाता था।
तो तापमान अपेक्षाकृत कम अधिक होता था, लेकिन अब जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल रही है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अब ये कहा जा रहा है कि ऐसे ही क्षेत्रों में जो पहले 80 से 90% का रिफ्लेक्शन होता था, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मात्र 30 से 40% का ही क्या हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये तुलना कर दी गई है सामान्य जो जल है, लेकिन हमें अब यहाँ पर बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर पहले सामान्य स्थिति में 80 से 90% क्या होता था कि यहाँ पर जो सोलर रेडिएशन आते थे, ये जो सोलर रेडिएशन है ये क्या होते थे, ये वापस हो जाते थे, लेकिन अब इनकी जो मात्रा है ये अब काफ़ी घट चुकी है। अब 30 से 40% ही सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रहा है और इस कारण से इसका जो तापमान है वो बढ़ रहा है। और इस कारण से बड़े स्तर पे 2023 में बड़े स्तर पे जो ग्लेशियर थे वो पिघलते हुए देखने को मिले थे। इसके अलावा एक दो और कह सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी है, जैसे हिमहानी जो चट्टान है, जिसे स्नो लॉस क्लिफ कहते हैं। ये इसकी जो घटना है, जब भी सर्दियाँ विंटर का जो सीजन आता है तो औसत जो तापमान है वो क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर क्या होता है, चला जाता है। ये एक तरह से तापमान के संदर्भ में है। तो बर्फ क्या होती है कि बर्फ को बड़े स्तर पर नुकसान देखने को मिलता है और इसी को नाम दे देते हैं वैज्ञानिक स्नो लॉस क्लिफ। तो ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। इसका मीनिंग इतना ही है कि छोटी सी गर्मी की जो वृद्धि है, तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है और इस कारण से देखें तो जो ग्लेशियर हैं वो बड़ी मात्रा में मेल्ट होने लगते हैं। अब एक चीज़ और देखने वाली बात है कि कनाडा के जो ग्लेशियर हैं इनके संदर्भ में अब चेतावनी अब देखने को मिल रही है। खास तौर पे ये वाला कनाडा का क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये अलास्का प्रांत है और ये पूरा कनाडा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है और एक तरह से उत्तर वाले जो क्षेत्र हैं कनाडा के, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ एक साल में लगभग 20% यहाँ की जो बर्फ थी वो 20% जो बर्फ है, जो ग्लेशियर है, वो क्या हो चुके हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। और शोधकर्ता जो रिसर्चर हैं ये भी मानते हैं कि अगर यही दर रहा पिघलने का बर्फ का, यही रफ्तार रही यहाँ पर जो भी बर्फ है उसके पिघलने की, तो 21वीं जो सदी है उस सदी के अंत तक ये पूरी तरह से ये वाला जो क्षेत्र है कनाडा का, जो अब एक तरह से बर्फ की चादरों से ढका होता था, अब यहाँ की बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी और कनाडा जैसे जो देश है उसके लिए अब ये खतरा उत्पन्न करेंगे। जो कई सारे जो इसके शहर हैं उनको क्या करेंगे, डुबा देंगे। जैसे बड़ी मात्रा में देखें तो यहाँ पर अगर आइस मेल्ट होता है तो इधर वाटर लेवल बढ़ेगा, बहुत सारे जो बीच बीच में जलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो बहुत सारे जो आइलैंड हैं या जो तटीय क्षेत्र है कनाडा के वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। तो इस तरह की घटना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और कनाडा जैसे जो देश हैं उनके लिए देखें तो कई सारे जो शहर हैं उनके लिए जो जल आपूर्ति है उसका महत्वपूर्ण साधन ये ग्लेशियर हैं। लेकिन अगर ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो आने वाले समय में जो कनाडा है वहाँ पर एक तो जलमग्न होने की जो समस्या है वो देखने को मिलेगी, बहुत सारे तटीय और द्वीपीय क्षेत्र डूबने लगेंगे। तो दूसरी तरफ क्या है कि यहाँ पर जो जल प्राप्ति की जो बात है, जो जल आपूर्ति है, उसके रूप में क्या किया जाता है कि इस तरह के जो ग्लेशियर हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पे कनाडा वाले क्षेत्र में। तो वहाँ पर जल संकट की भी समस्या देखने को मिल सकती है और इस कारण से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पे जो समस्या है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाढ़ का जो खतरा है अब तो वो तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। इसमें खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो ग्लेशियर लेक जो आउटबर्स्ट फ्लड है, कि जब जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी चादरें हैं वो क्या हो रही हैं, जब वो पिघलती हैं तो उनसे क्या होता है कि अचानक वहाँ पर जो झील वाला क्षेत्र है, झील वाले क्षेत्र में क्या होता है कि जो जल की मात्रा है वो वाटर जो कैपेसिटी है वो उसकी कम होती है, लेकिन वहाँ पर जो वाटर की सप्लाई है वो सप्लाई काफ़ी अधिक हो जाती है और इस कारण से देखा जाता है कि अचानक जो झील है वहाँ पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। इसी को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं और इस कारण से वहाँ पर बड़े स्तर के जो खतरे हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैप पे आप देखेंगे, जैसे कनाडा की बात करें, बहुत सारे यहाँ पर झीलें हैं, इधर से देखेंगे तो लाइन से झीलें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों राष्ट्रों के बीच में जो ग्रेट लेक्स हैं, तो
यहाँ पर स्थिति ये कही जा रही है कि जब इस तरह के बर्फ मेल्ट होंगे तो यहाँ पर जो लेक्स हैं उनमें जो वाटर है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और उनकी जो कैपेसिटी है वो कम है। इस कारण से यहाँ पर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट जो फ्लड है वो देखने को मिलेगा और इस कारण से कनाडा के बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति देखने को मिल सकती है। पश्चिम जो कनाडा है, स्विट्जरलैंड है या फिर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का भी जो हिमालयी क्षेत्र है, खासतौर पे नेपाल भूटान वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है कि आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर बाढ़ का खतरा देखने को मिल सकता है। किस कारण से? तो जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है, यानी कि ग्लेशियर के पिघलने से जो वहाँ पर झीलें हैं उनमें जो जल की मात्रा है वो अधिक होने से जो आउटबर्स्ट होता है उस कारण से फ्लड की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो खतरे देखने को मिल सकते हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि पिघलते हुए जो ग्लेशियर हैं इनके बहुत सारे जो दुष्प्रभाव हैं वो अब दुनिया में दिखने लगे हैं। जैसे सागर जल स्तर का जो वृद्धि है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ पानी की जो कमी है, ग्लेशियर पे जिन क्षेत्रों की निर्भरता है जल आपूर्ति के संदर्भ में, तो वहाँ पर भारी जल संकट की समस्या देखने को मिल सकती है। जंगलों में जो आग लगने की बात कही जा रही है, तो बर्फ के बिना जो जमीन है वो ज़्यादा क्या है, वो सूखती है, जिससे क्या होता है कि वनों में जो आग है वो लगने की घटनाएं तेज हो जाती हैं। शीतकालीन जो समय है उस समय जो टूरिज्म सेक्टर है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जब सर्दी का जो समय होता है उस समय बहुत सारे ऐसे जो गेम्स हैं या इस तरह के जो आयोजन हैं वो उनका आयोजन किया जाता है, तो उन क्षेत्रों को बड़े स्तर पे जो आर्थिक आय है वो प्राप्त होती है। एक और टॉपिक है जिस पर हम बात कर सकते हैं, ज्वालामुखी खतरा क्यों अब बढ़ रहा है, क्योंकि इसके संदर्भ में जो भी वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि जो वैश्विक स्तर पे जो तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है और ये जो वृद्धि हो रही है इस वृद्धि होने के कारण एक बड़ा जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है कि जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ की चादरें हैं वो क्या हो रही हैं, वो पिघल रही हैं। तो ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, जो बर्फ की चादरें हैं वो क्या हो रही हैं, वो अब धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, वो पिघल रही हैं। और ये न केवल जो देखें सागरी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो वाटर का लेवल है, जो सी लेवल है वो अचानक बढ़ रहा है। अब ये जो है ये ज्वालामुखी जो विस्फोट है उनकी आवृत्ति और तीव्रता को भी बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? तो एक तरह से देखें तो पूरे क्षेत्र में जो सामान्य परिस्थितियां थी अब वो बदल रही हैं और ये जो एक आपदा है ये दोहरी आपदा का काम कर रहा है कि पहले से तो एक समस्या थी उस पर एक और दूसरी समस्या आ गई और इस कारण से जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो जलवायु संतुलन है वो अस्थिर बन चुका है। जमी हुई बर्फ अगर हम बात करें कि कैसे विस्फोटों को रोकती है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, क्योंकि ये समझना सबसे जरूरी है। तो देखिए बर्फ की जो चादरें होती हैं मोटी मोटी, आप देखते हैं बर्फ की जो चादरें होती हैं, ये जो बर्फ के लेयर्स होते हैं, तो बर्फ की जो चादरें होती हैं ये विस्फोट को रोकने का काम करती हैं। जैसे जो मोटी परतें हैं, जो ज्वालामुखी मैग्मा जो चैम्बर्स होते हैं उन पर क्या करती हैं कि एक तरह से जो प्राकृतिक दबाव है, जो प्राकृतिक दबाव होता है वो प्राकृतिक ये दबाव बनाए रखती हैं। किस पर? तो जो मैग्मा चेंबर होते हैं, जो मैग्मा चेंबर होते हैं जहां पर मैग्मा, अगर आप जानते हो तो मैग्मा क्या है, गर्म गलित जो पदार्थ होता है। अर्थ के अंदर अगर देखेंगे तापमान अधिक होने से जलवाष्प की जो उपस्थिति है उस कारण से क्या है कि मेल्ट होकर जो भी मटेरियल है पृथ्वी के अंदर, आप जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक जो परतें हैं उसमें धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो अलग अलग परतें देखने को मिलती हैं, अलग अलग उसमें एलिमेंट्स हैं, तत्वों की उपस्थिति है, उनकी जो संरचना है चाहे वो भौतिक हो चाहे रासायनिक हो उसमें अंतर देखने को मिलता है। तो नीचे जो मैग्मा बनता है, गर्म गलित जो पदार्थ है जहाँ पर उसका बड़ा एक स्टोर होता है, तो उस पर क्या होता है कि इस क्षेत्र में जो ऊपर बर्फ की चादरें हैं ये एक तरह से ऐसे गर्म गलित पदार्थ वाले जो स्टोर हैं जो मैग्मा चैम्बर कहलाते हैं उनके ऊपर एक दबाव बनाए रखती हैं। और जब ये बर्फ धीरे धीरे जब मेल्ट होने लगे, अगर यही जो बर्फ हो जाए ये क्या हो जाए, ये मेल्ट होने लगे, ये पिघलने लगे, तो दबाव क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कम होने लगेगा। और इससे क्या होता है कि जो मैग्मा है और जो गैसें हैं ये ऊपर की ओर देखें तो एक तरह से इनका फ्लो बढ़ने लगता है, क्योंकि ऊपर का जो दबाव है वो कम होता है और अब ये तेजी से क्या करती हैं, यहाँ पर एक्सप्लोजन करती हैं, ये विस्फोट करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आइसलैंड में जाएंगे तो
हिमयुग के दौरान ज्वालामुखी जो विस्फोट है उनकी जो दर है वो लगभग 30 से 50 गुना बढ़ गई थी। वो इसीलिए बढ़ गई थी कि वहाँ पर जो हिम चादरें हैं वो तेज़ी से पिघलने लगी, और इस पिघलने के कारण क्या है कि वहाँ पर दबाव कम हुआ, और फिर जो गर्म गलित पदार्थ जो मैग्मा है, जो बहुत सारी गैसें हैं, जलवाष्प हैं, वो ऊपर की ओर कहीं ना कहीं निकलने का प्रयास करे, और इस कारण से वहाँ पर विस्फोटक स्थिति देखने को मिली। ज्वालामुखी जो प्रक्रिया है वो देखने को मिला। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो 2025 में जो गोल्डस्मिथ सम्मेलन है उसका खुलासा हुआ है। प्राग में आयोजित इस वैश्विक स्तर का जो भू रसायन सम्मेलन है, इसमें वैज्ञानिकों ने कई सारी जो बातें हैं वो दुनिया के सामने रखी है। ये कहा है कि जो अंटार्कटिका है उसका जो पश्चिम वाला क्षेत्र है उसमें लगभग 100 से ज़्यादा जो ज्वालामुखी है वो बर्फ के नीचे देखने को मिल सकते हैं, वो दबे हुए हैं, और इनके सक्रिय होने की आशंका है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो फिर वहाँ यही स्थिति है कि धीरे धीरे जो बर्फ है, जो ग्लेशियर है, वो क्या हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होने से क्या होगा कि जो प्रेशर है वो कम होगा, और इस कारण से जो मैग्मा है वो मैग्मा क्या होगा, मैग्मा के साथ जो भी विभिन्न गैसें हैं, जो जलवाष्प है, वो वहाँ से विस्फोटक प्रक्रिया के द्वारा बाहर की ओर आने की उनकी स्थिति देखने को मिल सकती है। और ये जो घटना है खास तौर पे देखें तो उत्तर अमेरिका, न्यूजीलैंड, रूस के कुछ क्षेत्रों में बड़े स्तर पे जो ज्वालामुखी विस्फोट है उस रूप में भविष्य में देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं जो विस्फोट है और इसका ग्लोबल स्तर पे जो क्लाइमेट है उसके ऊपर पड़ने वाला जो प्रभाव है वो क्या है, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो भी ज्वालामुखी विस्फोट है उनका अब जो प्रभाव है वो बड़े स्तर पे दोहरे रूप में देखने को मिल रहा है। जैसे जो शीतलन है, शीतलन के प्रभाव पर देखने को मिल रहा है। इस तरह के जो भी एक्सप्लोजन हो रहे हैं, इस तरह के जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं, जो विस्फोट हो रहे हैं, इन विस्फोट के होने के कारण खास तौर पे देखेंगे जो सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, और इसके साथ क्या है कि जो राख है, जो डस्ट है, ये क्या कर रहे हैं कि जो सूर्य की जो एल्बिडो है जिसकी हमने चर्चा की थी, उस एल्बिडो को अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और इस कारण से देखें तो एक बड़ा इम्पैक्ट जो देखने को मिल रहा है वो किस तरह से देखने को मिल रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में इनकी जो मात्रा है, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो इनकी मात्रा है वो अब पहले से परिवर्तित हो रही है। और इस कारण से देखें तो जो सूर्य के प्रकाश है उसका जो परावर्तित करने का जो एक क्षमता है वो प्रभावित हो रहा है। और इस कारण से देखें तो दो तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कि जो समताप मंडल है उस समताप मंडल में सल्फर के जो ऑक्साइड हैं, जो इस तरह के राख के जो पार्टिकल्स हैं, ये एटमॉस्फेयर में क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे तो इनकी मौजूदगी बढ़ रही है। और इस कारण से क्या है कि जैसे मान लिया कि सन से जो सोलर रेडिएशन है वो पृथ्वी पर आ रहा है, लेकिन बीच में क्या है कि बहुत सारे इस तरह के राख, डस्ट, पार्टिकल जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि इन सोलर रेडिएशन को वापस कर दे रहे हैं। तो जितना इस बर्फ की सतह को जो टेम्परेचर है, जो उष्मा है, जो ऊर्जा है वो प्राप्त होनी चाहिए, वो हो नहीं रही है। इस कारण से यहाँ पर जो तापमान है वो पृथ्वी की सतह का जो तापमान है, तो वो पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार अब कम होते जा रहा है। तो एक तरह से ये एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और ये कहा जाता है कि इस तरह के जो भी एरोसॉल या सल्फर के जो ऑक्साइड हैं, जो राख हैं, ये समताप मंडल में इनकी जो क्षमता होती है उपस्थिति की, तो ये लगभग 3 वर्षों तक अगर एटमॉस्फेयर में गए तो 3 वर्षों तक वहीं पर जमे रहते हैं, और ये लगातार सौर विकिरण को कह सकते हैं रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। गर्मी बढ़ाने वाले भी प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार जो इस तरह के विस्फोट हो रहे हैं उस कारण से देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो मीथेन है, इस तरह की जो खतरनाक गैसें हैं, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, अब ये बड़े स्तर पे इनका जो एमिशन है वो देखने को मिल रहा है, उत्सर्जन देखने को मिल रहा है, जो दीर्घकालिक रूप से हम देखें तो पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, ये गर्म करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह के जो इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल रहा है। क्या ये दुष्चर्क बना रहेगा, ये जो स्थिति है ये हमेशा आगे भी बनी रहेगी? तो देखिए, गर्मी होने से, टेम्परेचर बढ़ने से अब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, दबाव कम हो रहा है, जो भी चादरें हैं, जो बर्फ की सतह है उस पर अगर हम देखें तो नीचे जो कह सकते हैं जो मैग्मा चैम्बर है, उन मैग्मा चैम्बर
पे ऊपर जो दबाव था, वो जो प्रेशर है वो अब कम हो रहा है। इस कारण से जो ज्वालामुखी विस्फोट है, वो ज्वालामुखी जो विस्फोट है वो आपको देखने को मिल सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका उत्सर्जन होगा। इस कारण से देखें तो ग्लोबल जो वार्मिंग है, जो तापमान बढ़ने की घटना है, वो देखने को मिल सकती है। तो इस चक्र को अगर रोकना है तो इसके लिए हम सभी मानवों को इसके लिए मिलकर इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए बड़े स्तर पे देखें तो वैश्विक स्तर पे क्या है कि बहुत सारे जो सम्मेलन है, जो एग्रीमेंट है, वो भी साइन किए गए हैं। अब ये अलग बात है उसको व्यवहारिक स्तर पे कितना अप्लाई किया जाता है, उसको प्रयोग में लाया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये हमने देख लिया। अब विज्ञान इसके संदर्भ में क्या कहता है, तो देखिए 1970 से क्या है कि बड़े स्तर पे ऐसे जो तापमान वृद्धि की जो घटना है, इन पर लगातार वैश्विक स्तर पे रिसर्च हो रहे हैं, इसके लिए काम किए जा रहे हैं। और लेकिन अभी तक देखें तो इस तरह के जो शोध हैं, इन शोधों में देखें जो ग्लेशियल डार्कनिंग है, वर्षा है, तापमान वृद्धि है, जो ज्वालामुखी विस्फोट है, इस तरह की जो घटना है, अब ये मिलकर आने वाले समय में बड़े स्तर के जो प्रभाव हैं वो उत्पन्न करने वाले हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि दुनिया में जो हालत है वो और जटिल होने वाली है, गंभीर होने वाली है। जैसे जीवन की जो गुणवत्ता है वो अब क्या हो सकती है आने वाले समय में, और वो गुणवत्ता घट सकती है। फूड सिक्योरिटी की जो समस्या है वो अब देखने को मिल सकती है। इस कारण से खाद्य सुरक्षा पर जो संकट है, फूड क्राइसिस पर अब स्थिति देखने को मिल रही है। जल युद्ध जैसी जो अवधारणाएं हैं वो अब हकीकत का रूप ले रही हैं। बड़े क्षेत्रों में देखें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो बर्फ वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे आप देखेंगे आर्कटिक वाले क्षेत्र में बहुत सारे जो देश हैं जाकर वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करना चाह रहे हैं, जिसके पीछे कई कारण है कि बर्फ की चादरों के नीचे बड़ी मात्रा में जो रिसोर्स हैं, जो संसाधन है, उनकी भी मौजूदगी है। तो इसको लेकर एक तरह से जो प्रभुत्व का एक पावर का जो गेम है वो देखने को मिल रहा है। और इसके संदर्भ में वैज्ञानिकों ने खास चेतावनी भी दी है कि जो कार्बन का एमिशन है, जो कार्बन का एमिशन हो रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है और इसे जल्दी से जल्दी इसमें कार्बन एमिशन में कमी लाई जानी चाहिए। और इसी के लिए देखें तो जो पेरिस जो जलवायु समझौता है वो भी किया गया था, लेकिन इस समझौते के जो बिंदु हैं, जो क्लाजेज हैं, वैश्विक स्तर पे उस स्तर पे परिणाम नहीं दे रहे हैं। तो इन्हें अब और मॉडिफाई करना होगा। जो वर्तमान की ज़रूरत है उसके अनुसार इस समझौते को लागू करना होगा। और जलवायु जो अनुकूलन प्रणालियाँ हैं, जो रणनीतियाँ, उनको हर स्तर पे, सभी स्तर पे, सभी देशों को, वहाँ के लोगों के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय, स्थानीय और व्यक्तिगत स्तर पे इन जलवायु अनुकूलन जो रणनीति है उनको अपनाया जाना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे जागरूकता बढ़ा सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे जो पहल है, गाड़ी की जगह ज़रूरत हो तो हम कम व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवीनीकरण जो ऊर्जा है उस पर हम खास तौर पे जोर दे सकते हैं। जो जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा है उस पर हम न जाके उसके वैकल्पिक जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हम सपोर्ट दे सकते हैं। नीतिगत स्तर पे समर्थन दिया जा सकता है। जो भी पर्यावरण जो समर्थक जो नेता है, जो कानून है, उनको समर्थन दिया जा सकता है। जो कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित जो नीतियाँ हैं उनको सपोर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो किए जा सकते हैं। तो ये पूरी चर्चा थी जिस पर हमने बात की। अब इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। ग्लेशियल जो डार्कनिंग है इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई है, जो बर्फ है उस पर जो काले कण हैं उनका जमाव है, बर्फबारी में जो वृद्धि है, या समुद्री जो लहर है उनका बढ़ना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे जो शोध हो रहे हैं जिसमें ये देखने को मिला है कि दुनिया के वैसे क्षेत्र जहाँ पर बड़े जो ग्लेशियर हैं, जो बड़े हिमनद वाले जो क्षेत्र हैं, बर्फ़ की चादरें हैं, वो अब धीरे धीरे पिघल रही हैं। इस कारण से बड़े स्तर पे दुनिया में जो भयावह स्थिति है वो आने वाली है। कई सारे क्षेत्रों में जो ज्वालामुखी विस्फोट हैं वो होने वाले हैं और इसके जो दुष्परिणाम हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्तरों पे देखने को मिल सकते हैं। इसके संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है, कौन से क्षेत्र इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं, तो उस पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।